क्या हम मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब जब चाहें जहां चाहें बारिश करवा सकते हैं? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसी असल टेक्नोलॉजी है जिस पर आज पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। तो आइए आज इसी क्लाउड सीडिंग की दिलचस्प और थोड़ी विवादित दुनिया को समझते हैं। जरा सोचिए, भविष्य के ऊंचे ऊंचे शहर, मीलों तक फैला रेगिस्तान और फिर अचानक जबरदस्त बाढ़। ये कोई कल्पना नहीं, ये हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हुआ। एक ऐसी जगह जो अपनी गर्म और सूखी आबोहवा के लिए जानी जाती है, वहां ऐसी बारिश हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का एक और अजीब असर था, या फिर इसके पीछे किसी का हाथ था? क्या ये बारिश जानबूझकर कराई गई थी? और यही सवाल हमें क्लाउड सीडिंग नाम की टेक्नोलॉजी तक ले आता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया। जरा इस आंकड़े को देखिए, 24 घंटों के अंदर 250 मिलीमीटर बारिश। ये वाकई हैरान करने वाला है। अंदाजा लगाने के लिए ये दुबई में पूरे साल में होने वाली बारिश से भी कई ज्यादा है। और नतीजा, शहर की सड़कों पर बाढ़ आ गई और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से रुक गई। तो सवाल ये है कि यूएई जैसा देश जो रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, वो आखिर बारिश कराने के बारे में सोचेगा ही क्यों? इसका जवाब उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक में छिपा है, और वो है पानी की कमी। यह है यूएई की औसत सालाना बारिश, सिर्फ 100 मिलीमीटर। ये दुनिया भर के औसत का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ऐसे में पानी की एक एक बूंद कीमती है, और देश अपनी तेजी से बढ़ती आबादी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पानी के नए सोर्स हमेशा खोजता रहता है। और देखिए, यूएई की एक पहचान ये भी है कि वो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना हाईटेक समाधानों से करता है। क्लाउड सीडिंग भी उनकी इसी बड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो सोलर एनर्जी में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये तकनीक असल में काम कैसे करती है। मतलब कोई बादलों को बारिश करने के लिए मजबूर कैसे कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो क्लाउड सीडिंग एक तरह से बादलों को बारिश करने के लिए थोड़ा सा पुश देने जैसा है। जैसे कोई कैटलिस्ट होता है ना, जो किसी प्रोसेस को तेज कर देता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो ये काम करता कैसे है? देखिए, सबसे पहले मौसम वैज्ञानिक सही तरह के बादलों को ढूंढते हैं। फिर कुछ खास तरह के प्लेन्स उन बादलों के अंदर जाते हैं और नमक जैसे छोटे छोटे कणों को हवा में छोड़ देते हैं। ये कण पानी की नन्ही नन्ही बूंदों को अपनी ओर खींचते हैं। धीरे धीरे ये बूंदें आपस में जुड़कर बड़ी और भारी हो जाती हैं, और जब वो इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा में नहीं रह सकती, तो बारिश बनकर नीचे गिर जाती हैं। ये बहुत ही सटीक काम है। हाँ, तो क्लाउड सीडिंग का कोई एक तरीका नहीं है, इसके दो मेन टाइप्स हैं। यूएई जैसे गर्म इलाकों में जहां बादल गर्म होते हैं, वहां नमक के कण इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ठंडी जगहों पर जहां तापमान 0 से बहुत नीचे होता है, वहां सिल्वर आयोडाइड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ताकि बर्फ के क्रिस्टल बन सकें जो बाद में पिघलकर बारिश या बर्फ के रूप में गिरते हैं। और यहीं से कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि ये तकनीक जितनी फैसिनेटिंग है, उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी। सबसे बड़ा तर्क जो इसके पक्ष में दिया जाता है, वो है पैसा। समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने की प्रक्रिया, जिसे डीसैलिनेशन कहते हैं, उसमें करीब $60 का खर्चा आता है हर 1000 लीटर पर। वहीं अनुमान है कि क्लाउड सीडिंग से उतना ही पानी सिर्फ $1 में मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि देश इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर ये इतना ही सस्ता और अच्छा है, तो फिर सब लोग इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? असल में कुछ बहुत सीरियस चिंताएं हैं। सबसे बड़ी चिंता तो है कंट्रोल की। क्या आप बारिश को चालू तो कर सकते हैं, लेकिन क्या उसे सही समय पर बंद भी कर सकते हैं? जरूरत से ज्यादा बारिश हुई तो बाढ़ का खतरा है। दूसरी चिंता पर्यावरण को लेकर है। क्या हम सच में अपने वायुमंडल में ऐसे केमिकल्स डालना चाहते हैं जिनके लंबे समय में क्या असर होंगे, ये हमें पता ही नहीं। एक और बड़ी मुश्किल है सबूत की। ये साबित करना लगभग नामुमकिन है कि कितनी बारिश क्लाउड सीडिंग से हुई और कितनी अपने आप होती। और आखिर में एक नैतिक सवाल भी है। क्या एक जगह पे बारिश कराने का मतलब किसी और के हिस्से की नमी चुराना है, जिससे शायद कहीं और सूखा पड़ जाए?
एक जो सबसे आम डर है वो है सिल्वर आयोडाइड के इस्तेमाल को लेकर। लेकिन वैज्ञानिक यहाँ एक जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाला सिल्वर आयोडाइड बहुत स्टेबल होता है, मतलब वो पानी में आसानी से घुलता नहीं है और वो उस जहरीले सिल्वर आयन में नहीं बदलता जो पानी के जीव जंतुओं के लिए खतरनाक हो सकता है। उनका कहना है कि ये उतना ही सुरक्षित है जितना मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कण। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस तकनीक को किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। जैसा कि डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के फ्रैंक मैकडोनो कहते हैं, क्लाउड सीडिंग पानी की सारी समस्याएं खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि इसके काम करने के लिए भी आसमान में पहले से बादलों का होना जरूरी है। हाँ, लेकिन ये पहले से मौजूद तूफानों से थोड़ी और बारिश कराने में मदद कर सकती है। इसे पानी मैनेज करने वालों के लिए एक एक्स्ट्रा टूल की तरह समझना चाहिए। और ये याद रखना भी जरूरी है कि यूएई सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर नहीं है, वो मैंग्रोव के जंगलों को फिर से उगाने जैसे कुदरती समाधानों में भी भारी निवेश कर रहे हैं। ये जंगल कार्बन सोखते हैं और समुद्री किनारों को कटाव से बचाते हैं। तो क्लाउड सीडिंग इस पूरी बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और ये हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सूखा और बाढ़ दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं, मौसम को कंट्रोल करने की एक काबिलियत एक बहुत शक्तिशाली टूल है। लेकिन हर शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सवाल ये है कि हमें इसकी सीमा कहाँ तय करनी चाहिए।